जनरेशन्स जो हैं उनको हमेशा हमेशा याद रखेंगी। 25 साल तो हो गए, पर लगता है कि आज की बात है। और मैं तो यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें और जहाँ बच्चे वहाँ उनको भेजें। निमाड़ पूरी दुनिया में छा गया कि आज खरगोन जिले का लड़का शहीद हो गया। देखो, कोई भी फैमिली से कोई भी मतलब खोता है तो बहुत टाइम लगता है संभलने में। करगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने जो वीरता दिखाई वो अद्भुत थी। हंसते हंसते देश के लिए 527 वीर शहीद हो गए। वो साहस की ऐसी कहानी लिख गए जिसको पूरा देश सलाम करता है। सलाम उन वीर नारियों को भी है जिनमें किसी ने बहुत ही कम उम्र में अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपने भाई को खो दिया। लेकिन अपनों की शहादत के बाद जिस तरह से उन्होंने हौसला दिखाया वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। ऐसी ही कुछ वीर नारियों से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता, जिन्होंने जीत का मंत्र दिया, ये दिल मांगे मोर। सिर्फ 24 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे। उनकी शादी भी नहीं हुई थी। बड़ी बहन नूतन को आज भी याद है जो 1999 में हुआ था। पच्चीस साल हो गए, किस तरह की यादें हैं? 25 साल तक भी आप हम सब उनको याद कर रहे हैं। ये तो अपने आप में ही जाहिर है कि उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। और जो करेज, डिटर्मिनेशन और कंट्री को आगे रखकर उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो कमिंग जनरेशन्स के लिए बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एंड आई नो जब तक ये जहान रहेगा, जब तक इंडिया रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा, लोग उनको याद करते रहेंगे एंड ही विल कंटिन्यू टू इंस्पायर कमिंग जनरेशन्स, यंग जनरेशन्स। आप किस तरह याद करते हैं? किस तरह के, क्या बातचीत आपसे हुई थी लास्ट? कैसे? हर एक बात पे, हर मौके पे हमें उनकी याद आती है। लास्ट टाइम जब वो जा रहे थे तो उसने कहा कि हम एक बड़े मिशन पे जा रहे हैं। हमें बहुत कुछ तो पता नहीं था, पर ये पता था कि बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है। उस समय सौरभ कालिया जी का पता चला था जो पालमपुर से ही हैं। तो तब से ही मन में एक बेचैनी थी कि जो भी है ये वॉर जल्दी ख़त्म हो और हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो यंग सोल्जर्स हैं, विक्रम है उसके साथ जो उसके साथी हैं, वो पाकिस्तानी दुश्मनों को, सोल्जर्स को, आर्मी को, उनको खदेड़ दें। और वो सफल भी रहे। बस इस बात का बार बार दुख होता है कि जो उनके वेलर की स्टोरी हम सुना रहे हैं, अगर वो अपने आप सुना रहे होते तो बात अलग ही होती। पर दोनों फीलिंग है। आई एम वेरी प्राउड कि मैं उसकी लाइफ का पार्ट हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। और पर मन में दुख तो होता ही है, हमेशा हर बार उसकी याद आती है। नूतन जी, पूरा देश जो है कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करता है। जिस तरह से बहादुरी उन्होंने दिखाई, टास्क उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर मस्को बोल के दूसरे टॉप पर गए वो कि नहीं, हम सक्सेस करेंगे, ये करेंगे। जो बहादुरी दिखाई, दुश्मन भी उन्हें सलाम करता था, शेरशाह के नाम से जानता था। ये तो देखिए उसकी बातों से ही आपको पता चलता है। पहली जीत हासिल करने के बाद ही उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर। इसका मतलब उनमें इच्छा थी कि मैं और करूं अपने देश के लिए, और उसी का एग्जाम्पल देते हुए वो आगे बढ़े। उन्होंने इस देश को एक जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा, उनके साथियों के साथ उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने उसको इतनी हिम्मत दी, इतना साहस दिया कि उसने एक
इतना साहस दिखाकर अपने देश को जीत दिलाई। मैं उन सब सैनिकों को बहुत बहुत नतमस्तक करती हूँ कि इन सब की ब्रेवरी, करेज, डिटर्मिनेशन और कंट्री को सबसे आगे रखकर इन्होंने जो उत्साह दिखाया और कंट्री को विजय दिलाई। आप देखिए, तब उस दिन के बाद से, कारगिल की लड़ाई के बाद से अब तक हमारा देश कंटिन्यूसली तरक्की कर रहा है। और ये वो सोल्जर्स ही हैं बॉर्डर पे जिनकी वजह से हम इतने आराम से उठ बैठ पाते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, पूरा अपना काम करते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर्स पे बैठ के दुश्मन को हमारे तक पहुंचने में, देश तक पहुंचने के लिए रोकते हैं। और उनकी जो इंडियन आर्मी है उसकी जितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाए वो कम है। मतलब जी, क्या कैप्टन विक्रम बत्रा शुरू से उतने मजबूत से, शुरू से बहादुर थे? बचपन में कैसे थे? जी, वो शुरू से ही थे। और ये प्रेरणा उनको एक सीरियल आता था परमवीर चक्र पे, वो देखकर फिर हमारी स्कूलिंग भी जो केवी था वो आर्मी एरिया में ही था, वहाँ आर्मी पर्सन्स को देखकर उनकी लाइफ उनको बड़ा इन्फ्लुएंस करती थी। तो ऐसे ऐसे शुरू के बचपन में ही कहते हैं ना, रूट्स से ही वो आर्मी में ही जाना चाहते थे। उनका लाइफ में एक ही एम था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे अपनी देश की सेवा करनी है। वो पीवीसी देखने से उनके मन में जो इम्पैक्ट पड़ा था ना उनके दिमाग पे, वही आई थिंक उनको आगे तक लेके गया। और उन्होंने अच्छे से हर चीज़ में, वो चाहे गेम्स थी, चाहे उनका एनसीसी कैंप था, चाहे वो उनकी आर्मी की ट्रेनिंग थी, सब में वो टॉप पे रहे। और इसी का एक एग्जाम्पल देके उन्होंने वॉर फील्ड में भी अपना करेज को, इतनी एडवर्सिटी की कंडीशंस में भी इतना करेज दिखाकर अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। जी, अंतिम सवाल की आप बता रहे कि परमवीर सीरियल देखते हुए, चक्र सीरियल देखते हुए बड़े हुए, उनके अंदर हौसला आया, लेकिन परमवीर जब चक्र मिला तो शायद ऊपर कहीं से बैठ के देख रहे होंगे। हम यही मानते हैं कि वो ऊपर से देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि कैसे उन्होंने अपने देश को सुरक्षित किया। सब सोल्जर्स ने बहुत किया इस देश के लिए, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सब इतनी यंग एज में, सब 23-25 की एज के बीच में ही थे, और उन्होंने अपना पूरा करेज दिखाकर इस देश में अपना नाम रोशन किया। और आई एम श्योर कि ये जनरेशन्स जो हैं उनको हमेशा हमेशा याद रखेंगी, एंड ही विल कंटिन्यू टू इंस्पायर फॉर द जनरेशन्स टू। करगिल युद्ध बहुत ऊंचाई पर लड़ा गया। हमारे बहादुरों के बलिदान के कारण भारत विजय हुआ। इन्हीं में से एक थे मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी। वो आर्टिलरी में थे। युद्ध के दौरान 2 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। उस समय उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी नेहा 12 साल की थी। पत्नी भावना द्विवेदी बताती हैं कि कैसे उन्हें पति की शहादत की खबर मिली, कैसे उनके परिवार ने अपने आप को संभाला। हमारे साथ हैं उनकी पत्नी जो है भावना द्विवेदी, वीर नारी है, और उनकी बेटी नेहा है। 25 साल हो गए, किस तरह की यादें हैं? लगता है जैसे 25 साल तो हो गए, पर लगता है कि आज की बात हो। इतना स्ट्रगल, मतलब अंदर से खुशी भी है और गम भी है उनके लिए कि आज वो रहते तो ये सब देखते। दोनों बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई तो अच्छा लगता हमको। बहुत सारी यादें हैं। बहुत कमी महसूस हो रही है। आई थिंक अब वो समय, एक टाइम के बाद वो समय ख़त्म हो जाता है जब आपको सिर्फ कमी खलती है। क्योंकि बहुत शुरू में ये बहुत होता है कि जब आप लोगों से मिलते भी हो, कोई यूनिफॉर्म वाले या उनके रेजिमेंट वाले, तब काफ़ी कमी खलती है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे साल निकलते हैं ना, तो जो एक सेंस ऑफ लॉस होती है वो थोड़ा सेंस ऑफ प्राइड से कवर होने लगती है। तो आज की डेट में कमी तो महसूस होने कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जब हम जाते हैं या विजय दिवस
सेलिब्रेशंस देखते हैं या इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो काफ़ी गर्व भी महसूस करते हैं। तो उसमें क्या बात आपसे हुई और कुछ अगर बता सके? वो तो जब वो जंग के लिए गए थे तो हम लोग मेरठ में थे जी। मेरठ में हम लोग सेपरेटेड एकोमोडेशन होता है, बच्चे वहाँ पढ़ते थे और इनकी पोस्टिंग श्रीनगर क्रू में थी। तो हम लोग हर छुट्टियों में जाते थे, तो वो हम लोग उस बार 13 मई को हम लोग क्रू पहुँचे थे, मेरठ से चल के श्रीनगर पहुँचे थे ट्रांजिट कैंप। वहीं पे पता चला कि ये अब जाने वाले हैं, क्योंकि ये बोले कि अब फौजी की बीवी हो, मैं नहीं बताऊंगा तो भी मुश्किल है, तो अब तैयार हो जाओ, हम लोग कल ही मूव कर रहे हैं। तो मैं बोली कि फिर आप पहले बता देते, हम लोग नहीं यहाँ तक आते, क्योंकि गए तो उनसे मिलने थे ना। तो बोले कि मतलब तुम लोग तैयार हो गई थी, फाइनल हो गया था आने का, तो मैं सोचा कि एक बार मिल लेता हूँ, तो इसलिए नहीं बताया। फिर शाम को हम लोग यूनिट पहुँचे, यूनिट में फिर हम लोग के साथ थोड़ा चाय वाय लिए, बच्चों से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बात हुई। फिर ये चले गए यूनिट, जहाँ की लोडिंग ये सब करवाना था वहाँ निकलने के लिए, तो चले गए। फिर रात को 12-1-2 बजे के आए। उसके बाद फिर अपना खाना पीना हम लोग खाए, बच्चे तो सो ही चुके थे, छोटे छोटे थे, तो फिर खाना वाना खा के सुबह फिर निकले, ये 4 बजे निकल गए। क्या करके निकले आपको? ये पूजा नहीं करते थे ज़्यादा, और वहाँ जब गए तो मैं कुछ फ़ोटो वोटो दे दी थी और कुछ बोली थी कि हाँ मतलब हनुमान चालीसा या दुर्गा पाठ ये सब डेली एक छोटा सा तो है पढ़ लेने के लिए। तो उस दिन मैं देखी, मैं तो वहाँ रहती नहीं थी तो उतना नहीं जानती थी, जितने दिन रहती थी देखती थी कि ये करते थे पूजा। उस दिन भी अपना मंदिर को पूरा अपना अगरबत्ती ये सब जला के पूजा किए, और उसके बाद फिर बच्चों को हग किए, फिर सारा पैक किया अपना पूजा का सामान, और फिर बस बोले कि फिर जल्दी ही मिलते हैं। और हर लेटर में वो लिखते थे कि मैं जल्दी ही आऊँगा, पर वो दिन फिर नहीं आया। नहीं, आपको क्या पापा की क्या याद है? हालांकि उसमें बहुत छोटी रही होंगी आप। हाँ, मैं 12 साल की थी, बट मेरे पापा की मेरी लाइफ में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी। वो मुझे पढ़ाते भी थे और मैं काफ़ी को करिकुलर्स में थी स्कूल में, तो उनकी भी तैयारी वही कराते थे। तो मेरे लिए तो ऐसा सिर्फ ये नहीं था कि मेरे फादर नहीं है, अब मेरे लिए ये हो गया था कि somebody जो मेरे को गाइड करते थे हर चीज़ में वो चले गए। तो मुझे तो ये भी याद है कि शुरू में मेरे को सबसे पहले यही लगा था कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी और मैं अपने एग्ज़ाम्स कैसे दूँगी, क्या मैं खुद से कर पाऊँगी। तो वो चीज़ें डेफिनेटली याद आती हैं कि उस टाइम ऐसे लगता था कि आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कैसे कर पाएंगे ये चीज़ें अपने आप, या मेरे फादर के अलावा मैं ये सब कैसे कर पाऊँगी। नेहा जी, उस समय आपने कैसे अपने आप को संभाला जब तिरंगा में लिपटा हुआ मेजर द्विवेदी का शव आया होगा? 2 बेटियाँ थी आपको। हम लोग उस समय छुट्टी चले गए थे, श्रीनगर से वापस 2-4 दिन रह के आ गए। उसके बाद छुट्टी बिहार हम लोग चले गए थे। वहाँ से हम लोग 2 जुलाई को ट्रेन में थे, 3 जुलाई को हम लोग सुबह यहाँ पहुँचे। तो स्टेशन पे मेरे ब्रदर ये लोग आए हुए थे रिसीव करने के लिए, मेरे ब्रदर भी आर्मी में हैं, तो वो आए हुए थे रिसीव करने के लिए, जबकि उन लोगों किसी को हम लोग बताए नहीं थे कि हम आ रहे हैं, कि हम सोचे कि आके फिर मेरठ चले जाएंगे सीधा ही। तो सब लोग आया हुआ था स्टेशन पे लेने, तो मैं बोली आप लोगों को कैसे पता चला? तो बस पता चल गया, चलो घर पे थोड़ा नाश्ता चाय करके तब निकलना। तो हम लोग चले गए फिर उनके साथ। फिर घर का माहौल कुछ 2-4 लोग आए हुए थे, तो थोड़ा लगा, अटपटा सा लगा कि क्या मतलब क्यों इतने लोग आए हैं, सुबह सुबह इतने लोग आ गए हैं। पर फिर भी कुछ नहीं, मतलब ये लोग अपना चाय वाय बनाए, बच्चों को आइसक्रीम खाने के लिए ले गए ये लोग, घुमाने के लिए। कुछ लोग जो आए हुए थे उन्हीं में से कोई एक कि चलो आइसक्रीम खा के आते हैं भाई। तो मुझे भी ये लगा कि आते ही आइसक्रीम खिलाना बच्चों को, घर में आए हैं थोड़ा नहाएंगे धोएंगे ये करेंगे। तो ये सब हुआ। फिर ये जब चले गए तो
मेरे भैया फिर रूम में ले गए मुझे और बताया कि ऐसे ऐसे द्विवेदी नहीं रहा। तो लगे कि मतलब पैर तले ज़मीन खिसकना वो चीज़ हो जाता है ना, अचानक झटका लगता है। तो फिर समझ ही में नहीं आया कि आगे मैं क्या, फिर मतलब ऐसे शॉक में हो गए। फिर उधर से ये लोग बच्चे पहुंच गए घर में, मैं रो रही थी। तो इनको भी, बच्चों को भी, इसके कज़न हैं वो लेके गए अंदर और बोले कि मतलब बेटा, वो ये बोली कि मम्मी क्यों रो रही है। तो फिर वो लोग बताए कि ऐसे ऐसे बेटा तुम्हारे पापा शहीद हो गए। फिर तो ये मेरे को बिल्कुल, इतनी छोटी सी थी, लगता था कि उसी दिन बड़ी हो गई। मेरे को चुप कराना और ये करना, छोटी बेटी है वो, तो मतलब सबका शक्ल देख रही थी, समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो बस उसके बाद नेक्स्ट डे इनका बॉडी आया, फिर हम लोग यहाँ से बिहार चले गए। तो उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला? फिर 2 बेटी थी, फिर उसको बड़ा किया, आपने इस काबिल बनाया कि आज लगभग होता है। मैं पहले तो मेरठ, जब सब काम ख़त्म वहाँ का हुआ, फिर हम लोग हुआ कि कहाँ, सबसे पहले तो सवाल आता है कि रहना कहाँ है, बच्चों को लेके रहोगी कहाँ। तो मैं बोली कि नहीं, मैं तो इन लोगों को पढ़ाने के लिए या तो मेरठ में ही रह जाऊँ, नहीं तो दिल्ली में रहूँगी। मैं अभी कहीं पटना उटना नहीं शिफ्ट होंगी। तो फिर वो कई लोग कई तरह की बातें बोले, मैं अपना अड़ी रही कि उसी वहीं पे रहूँगी करके। तो फिर यहाँ मतलब मेरठ गए, मेरठ से सारा सामान, बहुत यूनिट वाले भी हैं, इनके फ्रेंड सर्कल भी हैं, मेरे ब्रदर भी वहाँ आए हुए थे। मेरी बहन 6 महीना मेरे साथ रही थी, पूरा मेरे को छोड़ी नहीं थी जब तक इन लोग का एडमिशन ये सब दिल्ली में नहीं हुआ। उसके बाद किसी तरह सब लोग मतलब हेल्प करने वाले बहुत मिल गए कि चलो सबको एडमिशन करा दो और ऐसे कर दो। फिर एडमिशन ये सब हो गया। कुछ लोग पूछे कि दिल्ली में रहोगी कैसे, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। मैं अकेले, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल हाउस वाइफ थी, कुछ नहीं जानती थी कि चेक भी कैसे साइन करना होता है। तो मैं बोली कि मुझे ज़्यादा घूमने उमने का नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही काम करूँगी, बच्चे स्कूल जाएं, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, बस हो गया। तो यही था मेरा प्लान। फिर बच्चे यहाँ एडमिशन हो गया, ये लोग स्कूल जाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए। तो नेहा कैसे आप लोगों ने माँ को संभाला? उस वक्त की बात ही करें कि ये तो मुझे न्यूज़ में बोलने नहीं देती थी, मतलब क्योंकि जानती है मैं थोड़ा सा ऐसा की थी। आपने कैसे अपने माँ को संभाला? एक्चुअली मम्मी खुद बहुत छोटी थी। हम अगर 12 साल के थे तो मम्मी खुद ही 32 साल की थी, 32-33 साल की थी। हाँ मम्मी तो इतनी थी। और उस टाइम ऑब्वियसली इनको काफ़ी शौक में थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं हम भी ना बहुत कहानियाँ सुनते हैं। तो कुछ कहानियाँ ऐसे सुनते हैं, जब हम ऐसी भी कहानियाँ सुनते हैं कि किसी के घर में ऐसा कुछ हुआ, तो आई थिंक एक मन में नोशन रहता है कि मेरे को, या तो मेरे मन में तो था कि मैं बड़ी बेटी हूँ, मुझे, और मैं फादर से बहुत क्लोज भी थी, तो वो इनको छोटा बेबी बोलते थे। तो हम वैसे ही सोचते थे कि ये छोटी हैं। तो मेरे को ये लगता था कि इनको ये नहीं फील होना चाहिए कि डैडी नहीं, जैसे ये कह रही हैं कि इनको चेक काटना भी नहीं आता था। ये इसलिए भी नहीं आता था क्योंकि उन्होंने इनको इतना पैम्पर किया हुआ था। अगर हम ट्रेन से भी जाते थे तो वो इनको ना पेपर पे लिख के भेजते थे कि ये स्टेशन आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो मेरी मम्मी वो देखती रहती थी हर स्टेशन, मतलब इतना डिपेंडेंट थी वो उनके ऊपर। तो बहुत मुश्किल रहा होगा सब कुछ संभालना, अपने आप को, बच्चे को, सब कुछ आसान नहीं रहा होगा। ये ज़िंदगी तो आसान नहीं होती है, कहीं भी जाइए तो आसान तो कुछ भी नहीं होता, पर जब सर पे बोझ आता है तो उसको करना ही पड़ता है। और वही हमने किया कि भाई अब तो आगे इन लोगों को छोटे छोटे में छोड़ तो नहीं देते, तो कैसे करते। अगर मैं अपने आप को नहीं संभालती तो ये लोग नहीं संभलते, ये लोग नहीं संभलते तो मेरी तो ज़िंदगी और कुछ नहीं रहती। लांस नायक, बच्चन सिंह,
2 राजपूताना राइफल से थे। करगिल स्थित तोलोलिंग की पहाड़ियों को दुश्मन से बचाते हुए बच्चन सिंह शहीद हो गए। आज उनका बेटा हितेश उसी रेजिमेंट में ऑफिसर है। शहीद बच्चन सिंह की पत्नी कामेश बाला ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने अपने आप को और परिवार को संभाला। 25 साल हो गए हैं करगिल जंग की, किस तरह की यादें हैं आपको? यादें हर बार रहती है, यादें तो भूलनी नहीं जाती है। बच्चों की भी वैसे भी, उनको भी हर पल याद करते हैं। तो 25 साल तो ऐसे लगते हैं जैसे युग ही चला गया। जब गए थे तो क्या आपसे अंतिम बात क्या हुई थी उनसे, क्या कह के गए? मैं 20 फरवरी को गए थे और 13 जून को ये हुआ, तो 3 महीने 13 दिन हो गए थे। तो उसके बाद में ये खबर आई थी। वैसे तो 4 दिन पहले एक लेटर भी आया था कि मैं ठीक हूँ और कोई दिक्कत नहीं। तो फिर सुबह ही फ़ोन आया, मतलब 13 तारीख को 9 बजे। तो ऐसा महसूस हुआ कि भाई फ़ोन पे बताया तो नहीं, पर ये बताया कि घर वालों से मिलना है, घर वालों को फ़ोन दिया। तो मैं समझ गई थी कि हाँ ऐसा कुछ, कि मन में ही ऐसे पहले ही भावना हो जाती है, तो इस वजह से। कैसे आपने बच्चों को संभाला? 4 साल के बच्चे थे आपके 2, है ना? तो इनको संभाला और इनको पढ़ाया। फिर इनको ये सोच में आया कि इनको मिलिट्री स्कूल चैल में भेजा। फिर मैंने इनको मिलिट्री स्कूल चैल में भेजा 11 साल की उम्र में। फिर इन्होंने वहाँ पढ़ाई करी। फिर इन्होंने आके दिल्ली में ज्वाइन किया, यहाँ श्री राम कॉलेज में पढ़े। फिर इन्होंने मतलब ऐसे यहाँ टेस्ट वगैरह दिया, ये आर्मी में हो गया। जब बच्चन सिंह का शव करगिल के पहाड़ियों में तोलोलिंग के उसमें शहीद हुए और उसके बाद तिरंगे में लपट के शव आया था उनका, उस समय अगर कुछ? बस टाइम तो दिल में सोचा ही नहीं कि ऐसी भावना थी, कि ऐसा दुख था कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और एकदम से अचानक पता चलता है तो बस आदमी अपने रुझ सूझ सभी खो देता है। बच्चे भी इतने छोटे थे कि इनको भी मतलब जैसे एक पागल हो जाते हैं बच्चे, ऐसे कभी उधर दौड़ रहे कभी उधर दौड़ रहे। और मेरे तो पता ही नहीं था उस टाइम। कुछ लोगों से कुछ कहना चाहेंगी आप, देश के लोगों से? बस उनसे क्या कहती हूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें और जहाँ चाहाँ बच्चे वहाँ उनको भेजें। फौज में भी ऐसी कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, और अपने देश के लिए जाना। पच्चीस साल हो गए आपके पति को देश के लिए लड़ते हुए शहीद। नमस्कार, आप सब देशवासियों को पहले तो 25वीं विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। कारगिल दिवस को 25 वर्ष हो गए हैं और राजेंद्र जी मेरे हस्बैंड भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। 30 मई को उनको गोली लगी थी और मेरी शादी को तब 2 ही साल हुए थे। 97 में शादी हुई थी और राजेंद्र जी, तब मेरी शादी हुई जब राजेंद्र जी पचमढ़ी में थे, चाइनीज़ कोर्स कर रहे थे और फिर वहाँ से जैसी उनकी पोस्टिंग हुई तो कारगिल हो गई थी और तब उसी के दौरान वो वहाँ पे छुट्टी पे आए हुए थे। 20 मार्च को आए थे और 13 मार्च को उनकी छुट्टी 13 मई को छुट्टी ख़त्म होती है और तक उनको पता लग चुका था कि जंग छिड़ चुकी है पाकिस्तान से। हाँ, उनको पता चल चुका था कि जंग छिड़ने वाली है या कुछ छिड़ भी चुकी थी। शुरू का वो जो था वो छोड़ चुकी थी और जब 13 मई को वो जाने वाले थे 99 में, जब उनके 3 दिन पहले ही उन्हें पता चला था कि वो पापा बनने वाले हैं। जब वो गए, उनको जब पता चला कि 3 दिन पहले उनको पता चला था कि वो पापा बनने वाले हैं और जब वो बोल कर गए थे कि देखो बेटा हो या बेटी हो, मैं जा रहा हूँ और भविष्य में क्या होता है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमने वर्दी ही इसीलिए देश की रक्षा करने के लिए पहनी है और जंग छिड़ चुकी है। अब या तो मैं आऊँगा या फिर तिरंगे में लपेट कर आऊँगा। मैं तिरंगा ओढ़ कर ही आऊँगा, क्योंकि एक वो ये बोलते थे कि एक सैनिक का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि देश पर अपना सर्वोच्च निछावर करना और तिरंगे में लपेट कर आना, वो सबसे बड़ा अपना गर्व समझते हैं। वो बोल कर गए थे कि अपनी बेटी हो या बेटा, जो भी बच्चा हो, उन्हें
आर्मी में ही भेजना, कोशिश यही करना है कि उसका आर्मी में सिलेक्शन। आपने कुछ नहीं कहा उन्हें कि जब वो जा रहे थे? नहीं, मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि उन्होंने बोला था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं वर्दी पहना हूँ और देश की सीमाओं पर, ऐसी सीमाओं पर मैं तैनात हूँ जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो सर्वोपरि हमारे लिए राष्ट्र धर्म है और मातृभूमि है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उनसे बोला था कि नहीं, आप आइए और अपना बच्चा होगा। क्या ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तिरंगे में आऊँगा तो वही अपने बच्चे को कहानी सुनाना। विदा किया उसे? उन्हें अब विदा तो करना ही था, क्योंकि जब कोई एक राजा अगर जंग पे जाता है तो उसी तरह मेरे पति भी जंग पर ही जा रहे थे, तो वो तो हिम्मत वही देते थे। और जब एक सैनिक वर्दी पहनता है तो उनमें वैसी हिम्मत आ जाती, तो सैनिक की पत्नी को भी हिम्मत वही देते हैं कि आप जंग पे जा रहे हैं, तो वही तिलक लगाकर ही विदा किया था। और जब उनको गोली लगी तो मुझे पता नहीं था कि उनको 30 मई को गोली लगी है। मुझे जब पता चला 16 जून को 30 मई को गोली लगी थी और 16 जून का उनका पार्थिव शरीर आया, तब पेपर में नाम आया था कि गुगरिया खेड़ी के 2 लड़के राजेंद्र जी यादव शहीद हो गए। तो जब मुझसे पूछा गया कि गुगरिया खेड़ी के कितने भाई लोग गए हैं सेना में, तब हमारे घर से 2 ही गए हुए थे, एक तो राजेंद्र जी थे और इनके काका जी का लड़का था, वही गए थे। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि राजेंद्र जी शहीद हो गए। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उम्र भी कम थी और गर्भ से भी थी। और ये एक ऐसा, साल की आपकी उम्र थी? 18 साल की, जब मैं 18 साल की थी। और ये शब्द ऐसा था कि मतलब उस टाइम पे तो यही वाली हालत थी कि पैरों तले से ज़मीन खसक गई, कि पता नहीं क्या होगा, जैसे शून्य हो जाता है व्यक्ति, उसी तरह मैं शून्य हो गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई, जब मैंने देखा कि इतनी पब्लिक थी, बहुत भीड़ थी। जैसे पहले टीवी में, मूवी में देखते थे कि कोई आ रहा है तो कोई नेता आ रहा तो उसके पीछे इतनी भीड़ होती है, या कुछ सैनिक आ रहा तो इतनी भीड़ होती है। लेकिन उस दिन मैंने रियल में देखा, इतनी भीड़ थी कि 1-1.5 लाख लोग थे। और सिर्फ यही कह रही थी, गुगरिया खेड़ी के छोटे से गांव से लड़का, एक किसान का बेटा, भारत माता की रक्षा करते हुए युद्ध में शहीद हो गया, उन्हें गोली लग गई। ये हमारे लिए, निमाड़ के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारा निमाड़ पूरी दुनिया में छा गया। खरगोन ज़िले से आते हैं, छोटा सा गांव है, तो बोले निमाड़ पूरी दुनिया में छा गया कि आज खरगोन ज़िले का लड़का शहीद हो गया, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। जब आपने देश के लिए अपने पति को आपने खो दिया, एक भले ही गर्व है, वो सब कुछ है, लेकिन आपके ऊपर भी तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। आप उसमें प्रेग्नेंट थी, बेटी थी, सब अपने आप को संभालना। मात्र 18 साल आपकी उम्र थी उस समय। जी बिल्कुल, क्योंकि एक पत्नी, शादी के बाद एक पति ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन भर का साथ होता है, और जब वो साथ छूटता है तो व्यक्ति बहुत अकेलापन महसूस करता है। लेकिन जब वही होता है ना कि एक अकेलापन और एक अंदरूनी शक्ति जिसे बोलते हैं कि एक परमात्मा अगर कुछ लेता है तो कुछ देता है, वही जो मेरे पति का गर्व था कि वो देश के लिए शहीद हो गए, उसकी ताकत, पति का आशीर्वाद और उन्हीं का अंश आना। क्योंकि जीवन में कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा, क्योंकि पति के नहीं रहने के बाद तो करना ही पड़ता, माता पिता हो कि पत्नी हो कि बच्चे हो। और उसी तरह की, क्योंकि सरकार ने भी साथ दिया था, आर्मी का भी साथ था, पूरा आर्मी से भी पूरा सपोर्ट मिला परिवार का, और घर से परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिला इसी तरह। लेकिन वो कमी है, जो वो कमी तो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इन्हीं के सब बीच में परिस्थितियाँ विपरीत भी हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन घर वालों का साथ और सारी चीज़ें रही। राजेंद्र जी का नाम, मतलब आज निमाड़ में नाम इतना है कि उनकी जब शहादत दिवस आता है, 30 मई आती, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है 30 मई को, और उनके यहाँ कलेक्टर, एसपी, सारे लोग सुबह उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। उनका स्टैचू भी बना हुआ, स्मारक बड़ा बना हुआ है, और 30 मई को सारे लोग आते हैं। तो यही लगता है कि इंसान जाने के लिए तो सभी आए, लेकिन आज भारत माता पे अगर कोई अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया तो उसके कहीं ना कहीं भागी हम भी बने कि हम ऐसे। कुर्बानी तो आपने बहुत दी ना, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। दुख जो है, आपकी पीड़ा जो है, हाँ, पीड़ा तो खैर कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। और वो इतने अच्छे थे कि शायद उनके जैसे तो मैंने, उनके जैसा स्वभाव देखने में, बड़े नरम स्वभाव के थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन देखिए कि उनका कोई कमी पूरी नहीं कर सकता,
तो उनकी कमी तो जो है वो यथायथ है और रहेगी हमेशा। लेकिन वही है कि मैं एक संदेश यही देना चाहती हूँ कि जीवन में सभी आए हैं जाने के लिए, लेकिन आज वो देकर गए हैं हमें, क्योंकि आज वीर नारी, वीरांगना और पति का गौरव, क्योंकि एक वो परंपरा चलती है। उसके बावजूद बेटी को आप फौज में भेजेंगे? जी बिल्कुल। एक शहीद के परिवार फैमिली का वीरांगना होना सर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत डर लग रहा था सर उस टाइम, लेकिन देश की सेवा करना तो उनका पहला धर्म था। इस उम्र में अपने मतलब जान न्योछावर करना, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। सैल्यूट है सर उनको। ग्रेनेडियर्स में लांस नायक थे हरियाणा के राजकुमार। जंग में वो शहीद हो गए। उनकी पत्नी नीलम देवी को आज भी याद है वो दिन जब राजकुमार जंग पर जा रहे थे। पच्चीस साल हो गए हैं करगिल जंग के। आपके पति जो हैं करगिल में शहीद हो गए, किस तरह की भी यादें हैं? सर उस टाइम तो मेरी एज सिर्फ 19 साल थी और 1 साल का बेटा था, तो एकदम से तो यही लगा था कि हमारी तो मतलब उनके साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म ही हो गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला हमें पता लगा कि मतलब वो हमें छोड़ के नहीं बल्कि वो तो सदैव हमारे साथ रहेंगे। ये सोच के फिर बाद में मतलब इतना गर्व हुआ ना कि शायद एक शहीद के परिवार फैमिली का वीरांगना होना सर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे शहीद राजकुमार जैसे पति मिले और सेम हूबहू उनके बेटे मतलब उन जैसे ही हैं। तो आज आर्मी का भी हमें मतलब समय समय पर बहुत योगदान मिला है। जब उस समय जंग का ऐलान हुआ तो उसके बाद जब ड्यूटी पर गए थे, छुट्टी पर आए हुए थे, फिर जब गए तो उस समय क्या कह के गए थे और क्या उनको? सर 18 मई को वो छुट्टी काट के गए थे 2 महीने की और 13 जून को वो शहीद हो गए थे। 18 जून को उनकी पार्थिव शरीर गाँव में लाया गया था। तो जब उनको पता लगा कि मतलब लड़ाई छिड़ी हुई है और जाना है, तो उनका मतलब सदैव यही था कि मुझे ये तो पहले से था कि एक ही हो लेकिन अफसर हो। मतलब उनको इच्छा थी कि मेरा बेटा अफसर ही बने, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे संस्कार मिले। तो वो जब भी मतलब चर्चा करते थे बच्चों के बारे में तो उनका यही था कि मतलब बच्चों में संस्कार अच्छे होने चाहिए, लायक होना चाहिए, मतलब सबसे अलग होना चाहिए। लेकिन जब जंग पर आप भेज रही थी तो क्या उनके मन में किस तरह के ख्यालात आ रहे थे आपके मन में उस समय? क्योंकि उस समय तो कई मतलब तिरंगा भी वहाँ फहराया जाता, जीत भी मिल रही थी, नुकसान भी हो रहा था, सब बहुत डर लग रहा था सर उस टाइम। लेकिन देश की सेवा करना तो उनका पहला धर्म था, इसलिए हम पीछे तो हट ही नहीं सकते थे। बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई जल्द से जल्द ये विजय प्राप्त हो, कि ताकि मतलब देखो कोई भी फैमिली से कोई भी मतलब खोता है तो बहुत टाइम लगता है संभलने में, और ये जो टाइम है बहुत मुश्किल से गुजरा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक शहीद होना मतलब अपनी इस उम्र में अपने मतलब जान न्योछावर करना, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और जो एक मतलब सैल्यूट है सर उनको। तो आप उस समय 19 साल की थी, उसके बाद पूरी अपनी ज़िंदगी राजकुमार जी के सपनों को पूरा करने के लिए लगा दिया बेटे को। वो काम किया है कि मतलब हर कोई सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए तो सर कुछ भी न्योछावर है। और जब बच्चे भी सर उनके बारे में सुनते हैं तो इतना गर्व महसूस करते हैं कि बाकी मतलब जिसके फादर अब हैं साथ में उनको वो छोटे लगते हैं कि नहीं हमारे फादर तो सदैव अमर रहेंगे। जब वहाँ कहीं भी जाते हैं तो सर ऊँचा उठा करके जीते हैं, तो वो एक अलग ही फील होता है सर कि हाँ उन्होंने तो वो काम किया है जो सबके बस की बात नहीं। उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। जब जंग में कोई शहीद हो जाता है तो उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं उनके लिए
के जीवन की एक नई जंग शुरू होती है। ये देश की वीर नारियां हैं जिनके अपनों ने बहुत ही कम उम्र में देश सेवा करते हुए सबसे बड़ा बलिदान दिया। इन वीर नारियों ने जिस तरह खुद को और अपने परिवार को संभाला वो सबके लिए एक प्रेरणा है। इन नारियों को हमारा सलाम।